गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की ये साखी सुनते हैं। साध संगत जी, रणधीर जी चुपचाप बैठे हुए अपनी बड़ी बहू सुशीला की बातें सुनते जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि किसी भी समय वो अपना धीरज खो बैठेंगे। किसी तरह से रणधीर जी ने अपने आप को काबू में रखा हुआ था। उनकी बड़ी बहू सुशीला थी कि वो बोलती ही जा रही थी। बात केवल इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिनों से रणधीर जी के दांत में दर्द था। वो दर्द से बेहाल थे। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दांत निकलवाने के लिए कह दिया, पर दर्द की वजह से ये संभव नहीं था। इसीलिए डॉक्टर ने दर्द को कम करने की दवा दी और कहा कि जब दर्द खत्म हो जाएगा तभी दांत निकाला जाएगा। दांत दर्द की वजह से रणधीर जी कुछ खा पी नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने बड़ी बहू सुशीला को खिचड़ी बनाने के लिए कह दिया, पर उनकी बड़ी बहू ने सूखी रोटी और सूखी सब्जी उनके कमरे में भिजवा दी। रणधीर जी ने खाना नहीं खाया। अब उनकी बहू सुशीला जोर जोर कर चिल्ला रही थी। कह रही थी कि जब खाना खाना ही नहीं होता तो पहले से ही बता दिया करें। कितना भी करो लेकिन पिताजी के नखरे तो खत्म ही नहीं होते। अब सुशीला तो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत में दर्द होने की वजह से उसके ससुर रोटी चबाने में असमर्थ थे। गुस्से में थाली उठाकर सुशीला बाहर आ गई। रणधीर जी ने गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। आज उनका दिल बहुत उदास था। उन्हें अपनी पत्नी की याद आने लगी और वो सड़क के किनारे बने एक बेंच पर जाकर बैठ गए और वो अपनी अतीत की यादों में खो गए। साध संगत जी, रणधीर जी की सरकारी नौकरी थी। उनके 3 बेटे थे। तीनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थे। रणधीर जी की पत्नी आस्था कम पढ़ी लिखी थी लेकिन बहुत ही मेहनती थी। आस्था जी कुशलता के साथ अपना घर चला रही थी। अब प्रेम से कैसे बोला जाता है ये तो रणधीर जी ने अपनी पत्नी से ही सीखा था। रणधीर जी हर महीने के अंत में अपना पूरा वेतन लाकर पत्नी के हाथ में दे दिया करते थे और खुद निश्चिंत हो जाते थे। घर की किसी भी बात में रणधीर जी कभी नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी पत्नी आस्था को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती तो वो पत्नी का साथ ज़रूर दिया करते थे। समय के साथ रणधीर जी की उन्नति हो गई और उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। अपने जीवन में रणधीर जी की पत्नी ने एक सबसे अच्छा काम जो किया था वो था घर बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में रणधीर जी ने अपनी पत्नी के साथ अपने सपनों का संसार बसाया था। रणधीर जी ने अपने ऑफिस से लोन लेकर कुछ दोस्तों की मदद लेकर अपनी पत्नी के इस सपने को पूरा किया। पहले घर 1 मंजिला था, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हो गए तो रणधीर जी ने हिम्मत करके मकान की 2 मंजिलें और बनवा दी। उनके तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी और तीनों बेटों के पास अपने बच्चे थे। अब रणधीर जी अपने छोटे बेटे के साथ निचली मंजिल पर रहते थे। उनके बाकी के दोनों बेटे दूसरी और तीसरी मंजिल पर रहते थे। खाना सबका अलग बनता था। बस त्योहार वाले दिन सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर त्योहार मनाते थे। अब मुंह से तो कोई कुछ भी नहीं कहता था, लेकिन रणधीर जी के सबसे छोटे बेटे विमल की पत्नी को बहुत ही परेशानी होती थी कि सास ससुर का सारा काम मुझे ही करना होता है। मेरी दोनों जेठानियाँ तो बस हाथ हिलाने के लिए आ जाती हैं। दूसरी तरफ जेठानियों का कहना था कि रसोई तो तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पर यह बात पर कभी भी उनके घर में झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि रणधीर जी की पत्नी आस्था एक बहुत अच्छी महिला थी और वो घर का पूरा काम खुद ही कर दिया करती थी। इसी वजह से काम को लेकर उनकी बहुएं उन पर ही निर्भर थी। रणधीर जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते तो कहते, अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी पेंशन आएगी, आराम से गुजारा हो जाएगा और जो सपने हम पहले पूरे नहीं कर पाए वो अब पूरा कर लेंगे। इस बात पर आस्था जी खुश हो जाती, पर रणधीर जी का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन आस्था जी उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गईं।
रणधीर जी की तो जैसे पूरी दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। जिस पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव बनवाई थी, अब उसी में ही दरारें पड़नी शुरू हो गई थी। अब तो घर के हालात इतने बदल गए थे कि घर परिवार के लोगों को त्योहार के मौके पर एक दूसरे को बधाई देने में भी परेशानी होने लगती थी। सब अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। एक अकेले रणधीर जी ही थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में अपने आप को अकेला महसूस करने लगे थे। अब 2 दिन पहले ही जब वो अचानक से घर में गए तो उन्हें अपने बेटे और बहुओं की आवाज़ सुनाई दी। वो चुपचाप खड़े हो गए। उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने सुना कि उनके तीनों बेटों ने उन्हें 4-4 महीनों के लिए आपस में बांट लिया है, क्योंकि उनकी छोटी बहू को शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर हिस्सा है तो पिताजी की सेवा वो अकेली क्यों करे। उसका कहना था, मैं भी आज़ाद जिंदगी जीना चाहती हूँ और ससुर जी की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा। अब तकलीफ तो सबको हो गई थी, पर कोई चारा नहीं था। अब रणधीर जी को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। पहले 4 महीने वो एक बेटे के घर, फिर दूसरे, फिर तीसरे के घर जाते। अब मुसीबत तो तब आ जाती जब कभी महीने के अंत में अगर रणधीर जी की तबीयत खराब हो जाती तो इनका इलाज ये सोचकर करवाया नहीं जाता था कि अगले दिन तो पिताजी ने दूसरे बेटे के पास जाना है, वो ही इलाज करवा देगा। आज रणधीर जी के सब्र का बांध टूट गया था। 3-4 दिन पहले ही उनके दांत में दर्द हुआ था तो डॉक्टर ने दवाई देकर कुछ गर्म और कुछ नरम खाने को कहा था। तब उन्होंने अपनी बड़ी बहू सुशीला से खिचड़ी और खीर बनाने को कह दिया था, पर सुशीला का जवाब था, मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको तो कुछ भी नहीं सूझता, इस उम्र में भी आपको खाने की पड़ी है। 2 दिन के बाद जब आप छोटी बहू के पास जाएंगे तो वहीं खा लेना, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। रणधीर जी के सब्र बिल्कुल ही टूट चुका था। अब तक तो वो अपने बेटे और बहुओं की सभी ज्यादतियों को बर्दाश्त कर रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और वो अपने दोस्त अशोक जी के घर पर चले गए। अशोक जी उनके बचपन के दोस्त थे और उन दोनों की नौकरी भी एक साथ थी। अशोक जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वो दिल से नहीं, वो दिमाग से सोचते थे। उन्होंने रणधीर जी को कई बार समझाया था कि घर में थोड़ा रोब रखा करो, तुम्हें किस बात की कमी है, घर तुम्हारे नाम पर है। बेटे बहू जब भी सर पर बैठने की कोशिश करें तो उन्हें धमकी दे दिया करो कि मैं किसी को हिस्सा नहीं दूंगा। पर रणधीर जी को ये बात नामंजूर थी। उनका कहना था कि घर बनवाया तो बच्चों के लिए है, तो ऐसा सोचना क्यों। लेकिन आज रणधीर जी को लग रहा था कि अब कुछ करने का समय आ गया है। अपने दोस्त से सलाह करके रणधीर जी घर आकर पत्नी की तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मन ही मन विचार विमर्श कर रहे हो। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वो भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी उन्हें खाने के लिए नहीं कहा। उन्हें पता था कि कुछ ही दिनों में उनके तीनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ गर्मी की छुट्टियों में बाहर जा रहे हैं। किसी को भी ये ख्याल नहीं था कि हमारे जाने के बाद पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। रणधीर जी ने कुछ भी नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का मौका मिल रहा था। वो शांत बैठकर सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना, क्योंकि बहुएं तो चाहती ही हैं कि उन्हें किसी की सेवा ना करनी पड़े। बहुएं तो केवल अपने पति और बच्चों में ही अपना परिवार देखती हैं। बहुओं को तो सास ससुर बोझ लगते हैं। बहुएं अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहती हैं, पर कर्तव्यों की तरफ आंख मूंद लेती हैं। सबके जाने के बाद रणधीर जी अपने दोस्त अशोक के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर अशोक जी के बेटे का दोस्त था। उनसे मिलकर उन्होंने अपनी सारी बात बताई, कुछ सलाह मशवरा किया और वो लोग वापस आ गए। उनके बेटे बहुएं घूमने चले गए। 15 दिनों के बाद जब उनके बेटे और बहुएं घर लौटे तो मकान पर ताला था। ताला देखकर सभी को बहुत गुस्सा आया। रणधीर जी की छोटी बहू कहने लगी, हद हो गई लापरवाही की, पिताजी को पता था कि आज हम वापस आ रहे हैं। अब छोटी बहू के गुस्से का ये कारण भी था कि अब 4 महीने ससुर जी को उसे ही रखना था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद रणधीर जी के बेटे उनके दोस्त अशोक जी के घर पर चले गए और वहाँ जाकर उन्हें जो पता लगा
वो सुनकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उन्हें पता लगा कि रणधीर जी ने वो घर 90 लाख रुपए में बेच दिया है और वो कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता। तीनों बेटों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उन्हें लग रहा था कि ये एक मजाक है जो उनके पिता ने उनके साथ किया है। गुस्से में थे वो तीनों भाई कि हमारे पिता ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घर की कीमत 1 करोड़ की थी। तीनों ने सोचा कि पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया। कोई चारा न देखकर सभी बेटे अपने ससुराल चले गए। अगले दिन रणधीर जी के बड़े बेटे के पास अशोक जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि रणधीर अपने तीनों बेटों से मिलना चाहता है। सभी बेटे तैयार हो गए। अशोक जी के पास से बेटों को जो सूचना मिली उसे तीनों की जुबान पर ताला लग गया। उनका दिमाग तो जैसे काम करना बंद कर गया। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे बेटों का साथ छोड़ दिया। अशोक जी के अनुसार रणधीर जी हरिद्वार चले गए थे और वहां उन्होंने एक घर खरीद लिया था और अब वो वहीं रह रहे थे। ये बात उनके बेटों के लिए एक प्रहार जैसी थी। काफी अनुनय विनय करने पर अशोक जी से वो अपने पिता का पता प्राप्त कर सके और तीनों बेटे हरिद्वार चले गए। अपने पिता का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर अपने पिता को देखकर उन्हें एक और झटका लगा, क्योंकि रणधीर जी खुश लग रहे थे। बेटे और बहुओं को देखकर रणधीर जी और खुश हो गए। उन्होंने बड़ी ही खुशी से अपने बच्चों का स्वागत किया और शाम कहकर उन्होंने किसी को बुलाया। आवाज सुनते ही एक 15-20 साल का लड़का आकर खड़ा हो गया। सबने हैरानी से उसे देखा। रणधीर जी ने सबकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और शाम को सभी के लिए खीर लाने को कहा। इसी बीच रणधीर जी ने बच्चों की कुशलता के बारे में उनसे पूछा। उनके बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, कौन पहल करे। किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी रणधीर जी को कुछ पूछने की। इतने में श्याम एक ट्रे में खीर की कटोरियां लेकर आ गया और सबको खीर परोसी गई। किसी ने खीर को हाथ तक नहीं लगाया। किसी को बोलता न देखकर रणधीर जी ने कहा, तुम सबको हैरानी होगी ना और गुस्सा भी आ रहा होगा कि हमारे पिताजी को ये अचानक से क्या हो गया, लेकिन मैंने जो किया उसका कारण तो तुम लोग ही हो। मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी। तुम्हारी माँ ने एक अकेले मेरे वेतन से कितनी कुशलता से घर चलाया, ये मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं। और आज मुझे ये कहने में कोई शर्म भी नहीं है कि उसने अकेले तुम सबको अपने प्यार से बांध रखा था, पर मेरे तुम 3 बेटों ने अपने ही पिता को हिस्सों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम मुझे 2 समय की रोटी तो शांति से दे सकते थे ना, पर वो भी नहीं। बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए सभी के पास समय था, पर मेरी 2 रोटियां सबको भारी लग रही थी। सभी को अच्छे से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था अपनी पेंशन में वहीं खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाई के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर अपने कर्तव्यों के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब तुम मेरे बेटे होकर ऐसा कर सकते हो तो मुझे बहुओं से तो क्या ही उम्मीद रखनी थी। ये कहते कहते रणधीर जी का गला रूंध गया। उनके तीनों बेटे बहुएं नजरें झुकाकर बैठे रहे। रणधीर जी ने दोबारा बोलना शुरू किया, मेरा ये फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, पर मैं जानता हूँ कि इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। तुम्हें पता चल गया है कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे पर बेचा है, पर मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है। मैंने अपने हर पोते और पोती के नाम पर कुछ पैसे बैंक में जमा करा दिए हैं, जो उनके बड़े होने पर उन्हें मिलेंगे। और मैंने ये हरिद्वार में घर खरीद लिया है। इस घर में सभी सुख सुविधाएं हैं, जो कमियां थी वो मैंने ठीक करवा ली। मेरे मरने के बाद मेरा ये घर आश्रम की संपत्ति बन जाएगा। अभी जिस लड़के को तुमने देखा वो एक अनाथ लड़का है, वो मेरे साथ रहता है। अब मैं उसे पढ़ाई लिखाई भी करवाऊंगा और वो मेरी सेवा भी करता है। मैंने इस लड़के श्याम के नाम भी 5 लाख रुपए जमा करा दिए हैं। बाकी जो मेरे पैसे बचे वो मैंने बैंक में जमा करा दिए। बैंक से मुझे जो भी ब्याज मिलेगा उससे मेरा खर्च आराम से चल जाएगा। मैं अपना खर्चा आराम से चला लूँगा। अब तुम लोगों को पूरी आज़ादी है, तुम्हारा जैसे मन चाहे तुम वैसे रहो। ये कहकर रणधीर जी चुप हो गए और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके तीनों बेटे और बहुओं को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पिता की इन बातों पर क्या प्रतिक्रिया दें।
और सामने पड़ी खीर की कटोरी को देखकर रणधीर जी की बड़ी बहू सुशीला सोच रही थी कि एक कटोरी खीर की कितनी बड़ी कीमत सबको चुकानी पड़ गई थी। साथ संगत जी, अब आप सभी कमेंट करके ये बताइएगा कि रणधीर जी ने जो फैसला लिया, क्या वो फैसला सही था या उन्हें अपने पैसों में से अपने बच्चों को भी कुछ हिस्सा देना चाहिए था। अपनी राय, अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।